हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर नेम है उपसय संयोजक यौगिक और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम उपसय संयोजक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। वो कौन सी टर्म्स है, कौन सी डेफिनेशन से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। बेटा ये जो टर्म्स है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि यहां से एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और साथ में बेटा हम जो IUPAC पढ़ने वाले जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, यानी कि एग्जाम में 100% आता है, वहां पर भी इन टर्म्स का यूज होगा। मतलब इनके बिना आप उसका IUPAC नोमेनक्लेचर नामकरण नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए देखते हैं आज के उसमें टर्म्स में हम कौन कौन सी टर्म्स की बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं बेटा केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयंस के बारे में। तो सेंट्रल मेटल एटम और या आयंस है वो क्या होता है। साथ में हम बात करेंगे बेटा उपसय संयोजक परिसर या फिर मंडल, जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे, इनके क्लासिफिकेशंस भी देखेंगे लिगेंड्स के। किलेट या फिर किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं उनको भी देखेंगे बेटा। उपसय संयोजक संख्या या समन्वय संख्या जो कि MCQ के अंदर भी आती है और क्वेश्चंस में 2 नंबर में भी इस पे क्वेश्चंस बनता है, वो भी देखने वाले हैं। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आती है एग्जाम में आज, जैसा कि आप जानते भी होंगे, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होता है। संकुल मतलब बेटा उपसय संयोजक यौगिक या फिर जटिल यौगिक, और तीसरा नाम इसका संकुल। तो तीनों एक ही बात है। अच्छा, और हम पढ़ने वाले हैं उपसय संयोजक बहुफलक के बारे में, यानी कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो आज इन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 घंटे का हो सकता है, तो इसलिए बेटा आप हर एक टर्म्स को अच्छे से नोट करें, विद एग्जांपल्स हर एक टर्म्स को समझाया जाएगा। बहुत आसान तरीके से चीजों को समझाऊंगा ताकि आपको हर एक बात को अच्छे से समझ सको और क्लियर हो सके हर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, तभी चीज अच्छा समझ में आएंगी। इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना ताकि और भी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनना, जो केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पर क्या होता है कि उपसय संयोजक यौगिक के अंदर धातु के साथ कुछ उदासीन अणु या फिर ऋणायन उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो मेटल्स है जिससे हमारे पास उदासीन अणु या फिर धनावेशित आयन या फिर ऋणावेशित आयन उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, बस इसी धातु को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन कहते हैं। एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, मान लीजिए मेरे पास CuNH3 का होल ट्वाइस Cl2 है, ये है बेटा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरे पास जो Cl है वो भी उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो Cl माइनस है। और बेटा जो दूसरा Cl है वो भी उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये जो NH3 है ये भी उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा है, और ये दूसरा वाला NH3 भी उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहां पर मेरे पास ये जो Cu धातु है इसी को मैं क्या कह सकता हूं, केंद्रीय धातु परमाणु। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा केंद्रीय धातु परमाणु। इसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरा K4FeCN6, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, धातु तो ये भी है बेटा और धातु हमारी ये भी है। लेकिन आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूं, उस पर फोकस करो। मैं कह रहा हूं भाई जब उदासीन अणु या फिर कोई भी ऋणायन या धनायन किसी भी मेटल्स के साथ उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ेंगे, बस उसी को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ जो ये वाली धातु है इससे कोई भी अदर एलिमेंट्स उपसय संयोजक बंध के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बेटा केंद्रीय धातु परमाणु नहीं कहेंगे। किससे जुड़ा हुआ है बेटा, यहाँ पर Fe से। और कैसे स्ट्रक्चर ओपन करोगे, Fe ये वाला जो Cn है वो भी उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ रहा है, ये भी Cn उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा है, ये भी Cn उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये 6 के 6 हमारे पास जो Cn है, 6 के 6 जो Cn है बेटा, 6 के 6 Cn किससे जुड़े हुए हैं, उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस Fe को मैं क्या बोल सकता हूं, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयंस कह सकते हैं, राइट। तो आप पहचान सकते हो हमारे पास ये जो बड़ा सा ब्रैकेट होता है
इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर जो मेटल्स होती है, बस उसी मेटल को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं FeCN6 4 नेगेटिव, अगर मैं बात करूं FeCN6 4 नेगेटिव की, तो मेरे पास यहां पर जो Fe है वो हमारा क्या है बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु। सॉरी, जो Fe है वो क्या है हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, या हम इसे बोल सकते हैं आयन, या हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, आयन। और जो हमारे पास Cn है, इसको भी ध्यान देना, इसको भी, ये जो Cn माइनस है ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, लिगेंड कहलाता है। Cn को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं हम डेफिनेशंस आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, लिगेंड्स उसे कहते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो Fe है मेरे पास, इस Fe से जो Cn है वो कौन से बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, उपसह संयोजक बंध के द्वारा। और जो उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं बस उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो ये बात भी आपको पता हो, हालांकि हम आगे पढ़ने वाले हैं लिगेंड्स के बारे में, लेकिन फिलहाल आपको ये पता हो भाई कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि Fe मेरा क्या है यहाँ पर, केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरे एग्जाम्पल आप ले सकते हो CO NH3 Cl3। अब इसके अंदर ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि मेरे पास जो CO है वो हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। वो क्या है हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन, राइट। लेकिन यहां पर जो NH3 है, कितने NH3 बेटा, 6 NH3, 6 के 6 NH3 हमारे क्या है बेटा, लिगेंड है। 6 NH3 क्या है, लिगेंड है। Cl हमारा लिगेंड नहीं है, क्योंकि Cl जो है वो इस धातु के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा नहीं जुड़ा होगा, इसलिए Cl बेटा हमारा लिगेंड नहीं कहलाएगा। लिगेंड कौन है, NH3, कितने है बेटा, 6 के 6 NH3 हमारे CO के साथ, जिसे हम कोबाल्ट बोलते हैं, वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े होंगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, और पहचान भी सकते हो। हमारे पास एक बड़ा सा कोष्ठक होगा और इस बड़े से कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या जुड़ रहा होगा, लिगेंड जो है उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े होंगे। बस इसी मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। चेक करो, उपसह संयोजक यौगिक में जो उपसह संयोजक यौगिक है, राइट, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन वह धात्विक परमाणु या आयन होता है जो एक निश्चित संख्या में उदासीन अणुओं या ऋण आयनों, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, से उपसह संयोजक बंध द्वारा घिरा होता है। तो जो हमारा मेटल है बेटा, जो मेटल है वो उदासीन अणुओं या फिर ऋण आयनों, जिन्हें हम लिगेंड कहते हैं, उनसे उपसह संयोजक बंध के द्वारा घिरा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट से जो 6 NH3 है वो उपसह संयोजक बंध के द्वारा घिरे रहेंगे। इस तरीके से बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसलिए हम कोबाल्ट को क्या बोलने वाले हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारा केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, उपसह संयोजक परिसर या मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी हमने एक बात आपको बताई है कि उपसह संयोजक, अभी आपको बताया मैंने केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा मैंने लिगेंड के बारे में भी थोड़ा आपको हिंट दिया है। उपसह संयोजक परिसर क्या होता है, ये जो एक बड़ा सा स्क्वायर सा ब्रैकेट है जो आपको दिख रहा होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है बेटा, वो उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक परिसर या मंडल कहते हैं। इसी को एक नाम दिया गया उपसह संयोजन सत्ता, जिसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं, मेरे पास है Cu NH3 का होल 4 डाइपॉजिटिव। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड एक दूसरे के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और इनको एक बड़े से कोष्ठक में रखा जाता है। इस बड़े से कोष्ठक को हम क्या बोलते हैं,
उपसहसंयोजक परिसर। तो ध्यान से सुनना मेरे पास, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर मेरे पास कॉपर है, कॉपर से NH3 जुड़ रहा है और NH3 चूंकि लिगैंड है, तो जो NH3 है वो कौन से बंध के द्वारा जुड़ेगा बेटा? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। जैसे कि आप जानते हो उपसहसंयोजक बंध को तीर से डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से तीर से डिनोट करेंगे हम बेटा, इस तरीके से जुड़ेगा। और जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध से जुड़ेगा उसको हम लिगैंड कहते हैं। इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है तो डाई पॉजिटिव लगा देते। तो इस बड़े से जो कॉस्टक है, ये जो बड़ा सा कॉस्टक है बेटा, ये जो मेरा बड़ा सा कॉस्टक है, इस बड़े से कॉस्टक को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक परिसर। इसी को क्या बोल रहे हैं हम? उपसहसंयोजक परिसर। उपसहसंयोजक परिसर या फिर मंडल, राइट। और यहां पर मेरे पास जो Cu है, जो Cu है कॉपर है, जो डाई पॉजिटिव आयन में, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या फिर हम आयन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको आयन। और साथ में हमारे पास जो NH3 है बेटा, चारों के चारों NH3 क्या कहलाएंगे? लिगैंड कहलाते हैं। चारों के चारों NH3 क्या होंगे बेटा? यहाँ पर लिगैंड। तो आपको पता होना चाहिए उपसहसंयोजक परिसर क्या होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, कि हमारे पास जो केंद्रीय धातु परमाणु है और जो लिगैंड है, इनको एक बड़े से कोष्ठक में लिखा जाता है। बस इस बड़े से कोष्ठक को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक परिसर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चेक करो, उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा उनसे जुड़े हुए लिगैंड एक बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं। जटिल यौगिक के इस भाग को उपसहसंयोजक परिसर या उपसहसंयोजन सत्ता, जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। क्लियर है बात बेटा? आप इसको नोट करना एग्जाम्पल में और ये लिख लेना, राइट। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा सा ब्रैकेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक परिसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा लिगैंड के बारे में। लिगैंड्स क्या होते हैं? मैं अभी आपको बताया था लिगैंड्स क्या होते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिगैंड कहते हैं। यानी कि लिगैंड्स और मेटल्स के बीच किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है? उपसहसंयोजक बंध। और ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास ये NH3 है, तो NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर होता है एक लॉन पेयर, जिसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म, राइट, जिसे इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लॉन पेयर कहते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक मेटल है जिसे मैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम बोल सकता हूं। सेंट्रल मेटल एटम। तो केंद्रीय धातु परमाणु को ये जो मेरे पास NH3 है वो अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं तो इस प्रकार के बंध को ही उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर जो NH3 है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा? हाँ, मेटल्स को डोनेट करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करेगा। और चूंकि केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट कर रहा है और एक ही परमाणु के द्वारा डोनेट हो रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार के द्वारा जो बनेगा बंध, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? उपसहसंयोजक बंध। इसी को क्या बोलने वाले हैं? उपसहसंयोजक बंध, राइट। बहुत अच्छे। अब यहां पर दो बातें और समझ लो। उपसहसंयोजक बंध यानी कि हमेशा लिगैंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने के बाद क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है उसे दाता कहते हैं, तो ये दाता परमाणु है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं, तो ये ग्राही परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु हमारा ग्राही होता है, जबकि लिगैंड जो होते हैं वो दाता परमाणु होते हैं, राइट। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं बेटा, लुईस अम्ल कहते हैं। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो हमारा लुईस अम्ल है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लुईस क्षार कहते हैं। तो लिगैंड हमारे क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। लिगैंड हमारे लुईस क्षार, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है? लुईस अम्ल है, राइट। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो ये ध्यान से सुनना बेटा, लिगैंड जो होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं, ये दाता परमाणु है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेंगे। जबकि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लुईस अम्ल कहेंगे। इतनी बात समझ में आती है? बहुत अच्छा। एक और बात सुनो, हमेशा ये बात याद रखनी कि लिगैंड बेटा क्या करते हैं?
इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, किसे त्यागते हैं बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ये बात माइंड में हो आपकी। चलिए देखते हैं लिगैंड के डेफिनेशन देखते हैं, इसे नोट कर लेना कहीं को, मैं अभी फिलहाल इसको रफ कर रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, वे सभी उदासीन अणु अथवा आयन, ये उदासीन भी हो सकते हैं और आयन्स भी हो सकते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। लिगैंड का वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, दाता परमाणु डोनर एटम कहलाता है। इसी को हम लिगैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? लुईस शार्बी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो जैसे NH3, इसके पास लॉन पेयर है, जैसे H2O, ये सब लिगैंड है बेटा। जैसे हमारे पास Cl-, ये सब क्या है? लिगैंड है। तो ये लिगैंड हो सकते हैं, तो यहाँ एग्जाम्पल नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लिगैंड्स की बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। सारे लिगैंड्स हमारे पास ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम इनको देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, लिगैंड का वर्गीकरण। तो यहाँ आपको हर एक क्लासिफिकेशन दिख जाएगा, तो इसलिए हमने वहां पर नोट नहीं लिखवाए थे, लिगैंड्स के एग्जांपल्स नहीं लिखवाए थे, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा लिगैंड का वर्गीकरण। ध्यान सुनो बेटा, पहला वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? आवेश के आधार पर, मतलब लिगैंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो मेरे पास लिगैंड है, जिसे मैं L से भी डिनोट करता हूं, ये लिगैंड बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तो वो तो डिपेंड करेगा लिगैंड पर उपस्थित आवेश। अगर धनावेश है तो धनावेशित लिगैंड कहलाएगा, अगर ऋणावेश है तो ऋणावेशित लिगैंड कहलाएगा, और अगर उदासीन है तो फिर वो उदासीन, यानी कि अगर उस पर कोई आवेश नहीं है तो फिर वो उदासीन लिगैंड कहलाएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं धनावेशित लिगैंड की। धनावेशित लिगैंड किसे कहते हैं? आपको पता चल गया होगा कि जब लिगैंड के ऊपर धनावेश उपस्थित होगा तो उसे हम कहेंगे धनावेशित लिगैंड, राइट। देख सकते हो बेटा, ऐसे लिगैंड जिन पर धनावेश होता है धनावेशित लिगैंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे NO+, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ये एक धनावेशित लिगैंड है। जैसे हमारे पास H3O+, H3O+, इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोनियम, क्या बोल सकते हो? हाइड्रोनियम। जैसे हमारे पास हाइड्रोजीन होता है तो NH2 NH3+, भाई इसने तो अपना लोन पे डोनेट कर दिया, बट इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो यहां से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। इसका नाम है बेटा हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। तो ये हमारे पास कुछ क्या हो सकते हैं बेटा? धनावेशित लिगैंड हो सकते हैं। धनावेशित लिगैंड के एग्जांपल है, मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बेटा ध्यान सुनना, लिगैंड पर उपस्थित आवेश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इनका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो लिगैंड के आवेश के आधार पर भी करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ऋणावेशित लिगैंड। तो अब हम बात करें बेटा ऋणावेशित लिगैंड के बारे में। किसे कहते हैं ऋणावेशित लिगैंड? सिंपल सी बात है कि जब लिगैंड पर नेगेटिव आवेश होगा, ऋणावेश होगा, तो हम क्या बोलेंगे? ऋणावेशित लिगैंड। तो आप देख सकते हो बेटा, ऐसे लिगैंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋणावेशित लिगैंड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत आसान है भाई। Cl पे माइनस होता है तो Cl- कैसा लिगैंड होगा? ऋणावेशित लिगैंड। Cn- कैसा होगा बेटा? ऋणावेशित लिगैंड। OH-, ऐसे ही Br-, I-, राइट बेटा। और क्या हो सकता है? ऑक्सिलेट, C2O4-, इसे ऑक्सिलेट आयन भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है बेटा? बहुत सारे ऋणावेशित आयन हो सकते हैं, NC-, NCS-, SCN- आदि। तो ये सारे के सारे मेरे पास कैसे लिगैंड है बेटा? हाँ, ऋणावेशित लिगैंड है। कैसे लिगैंड है बेटा? SO4, एक और भूल गया, यहाँ पर SO4-, यहां लिख लो आदि। तो ये सब के सब हमारे पास कैसे लिगैंड है बेटा? ऋणावेशित लिगैंड है। इन सब पर आपको दिख रहा होगा नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगर लिगैंड की फॉर्म में जाएंगे
तो इसका मतलब इन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ये लिगैंड कैसे कहलाएंगे, ऋणावेशित लिगैंड कहलाएंगे, राइट। सी पार्ट देखो बेटा, सी उदासीन लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड। उदासीन लिगैंड किसे कहते हैं बेटा, जब लिगैंड के ऊपर कोई आवेश उपस्थित ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन लिगैंड कहते हैं। तो चेक कर सकते हो, ऐसे लिगैंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। तो अगर बेटा, अगर लिगैंड के ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो ऐसे लिगैंड क्या कहलाते हैं बेटा हमारे, हाँ, उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे मेरा H2O, अगर ये H2O हुआ तो ये H2O पानी जैसे उदासीन होता है, आप जानते हो, तो ये उदासीन लिगैंड कहलाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, एक्वा पढ़ा जाएगा। H2O को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक्वा। NH3 हमारा उदासीन लिगैंड होगा, और NH3 का नाम क्या लिखेंगे हम, एमीन। क्या लिखेंगे बेटा, एमीन। कैसा लिगैंड होगा, उदासीन लिगैंड होगा। CO, CO बड़ा O है बेटा, C भी बड़ा, O भी बड़ा, इसका नाम है कार्बोनिल। क्या नाम है बेटा, कार्बोनिल। क्या नाम है, कार्बोनिल। तो ये उदासीन लिगैंड है। और लो बेटा, और मेरे पास H5 C5H5N, शॉर्ट फॉर्म में PY लिखते हैं। C5H5N को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PY, और इसका नाम है पाइरीडीन। क्या नाम है बेटा, पाइरीडीन। कैसा लिगैंड है, उदासीन लिगैंड है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाऊं तो जैसे बेंजीन होता है ना, इनऑर्ग बेंजीन, इस तरीके से होता है बेटा, ये बेंजीन टाइप, बस बीच में एन आ जाएगा, इसलिए से विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। खैर बात कर लेंगे, वो तो बात की बात है। फिलहाल आपको पता चाहिए कैसे लिगैंड हमारे पास, उदासीन लिगैंड। और इन सब में एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जो बहुत बार देखने को मिलेगा, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, शॉर्ट फॉर्म में से डिनोट करते हैं EN से, EN लिखते हैं। नाम है एथिलीन डाइएमीन, दो NH2 है ना, तो डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। नाम क्या बेटा, जल्दी से बोलो, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। और अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो 1,2, दो कार्बन के एल्केन का नाम एथेन। एमीन ग्रुप कहां कहां पे आ रहा है, 1 पे भी कार्बन पे, दूसरे भी कार्बन पे, तो 1,2 दो बार, इसलिए डाइएमीन। तो या तो मैं ऊपर वाला नाम लिखूंगा इसका, या फिर नीचे वाला नाम, एथिलीन डाइएमीन या फिर एथेन 1,2 डाइएमीन। ये सारे के सारे जितने भी लिगैंड से कैसे हैं, उदासीन लिगैंड है। इन्हें नोट कर लो बेटा, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। ऋणावेशित लिगैंड के बारे में बताओ, उदासीन लिगैंड के बारे में बताओ। मैक्सिमम केस में आपको ऋणावेशित और उदासीन लिगैंड ही देखने को मिलेंगे। एक और बात, लिगैंड की डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लिगैंड किसे कहते हैं, आवेश के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ऐसे दंतुकता के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो डेफिनेशंस इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, लिगैंड का दूसरा वर्गीकरण दंतुकता के आधार पर। आप जानते हो कि लिगैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो लिगैंड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, तो ऐसे भी लिगैंड होते हैं जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है, ऐसे भी लिगैंड होते हैं जो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ऐसे भी लिगैंड होते हैं जो एक साथ दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो इसे बोलते हैं दंतुकता, डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, डेंटिसिटी। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, दंतुकता के आधार पर इनका वर्गीकरण, कि ऐसे कौन से लिगैंड है जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेंगे, या ऐसे कौन से लिगैंड है जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेंगे, या ऐसे कौन से लिगैंड है जो तीन इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेंगे। तो दंतुकता के आधार पर इनको क्लासिफाई किया। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुन लो। पहले, लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को लिगैंड की दंतुकता कहा जाता है। लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणु की जो संख्या है, जो डोनर एटम का नंबर है, डोनर एटम की जो संख्या है, उसी को हम लिगैंड की दंतुकता कहते हैं। राइट, बहुत अच्छा। दंतुकता के आधार पर लिगैंड को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे एक दंतीय लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड। एक दंतीय लिगैंड मतलब इसका यह कि ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को उपसंयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। ऐसे लिगैंड, ध्यान से सुनो बेटा, ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को उपसंयोजक बंध बनाने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ऐसे लिगैंड को हम क्या बोलेंगे,
एक दंतीय लिगैंड। क्या बोलेंगे बेटा? एक दंतीय लिगैंड। ध्यान सुनो, डेफिनेशन इंपोर्टेंट है। वह लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को उपसह संयोजन के लिए, यानी कि उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, एक दंतीय लिगैंड कहलाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक दंतीय लिगैंड कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं NH3 दिखे तो समझ जाओ कि केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा, मतलब एक दंतीय लिगैंड है। जैसे H2, जैसे CO, जैसे बेटा हमारे पास Cl माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, राइट, OH माइनस और Br माइनस, I माइनस आदि। तो ये सब के सब कैसे लिगैंड हमारे पास? एक दंतीय लिगैंड है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेंगे। तो ऐसे लिगैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक दंतीय लिगैंड। बात समझ में आ गई क्या आपको? आगे बढ़ते हैं। द्विदंतीय लिगैंड, जिसे हम बाइडेंटेड लिगैंड या फिर डाइडेंटेड लिगैंड भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक साथ उपसह संयोजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक साथ उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, मतलब जिनके पास दो डोनर साइट है, यानी कि दो ऐसे परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं। तो ऐसे लिगैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विदंतीय लिगैंड। चेक करो डेफिनेशंस। वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को एक साथ उपसह संयोजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, उपसह संयोजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, द्विदंतीय लिगैंड कहलाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा? द्विदंतीय लिगैंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 NH2, सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, जिसे मैंने कहा था कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EN से रिप्रेजेंट करते हैं, और नाम मैंने बताया था इसका एथिलीन डाइएमीन। अब आप देख सकते हो बेटा, इसके पास दो डोनर साइट है। ये वाला नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकता है और ये वाला नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकता है। मतलब सेंट्रल मेटल एटम को ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा और उपसह संयोजक बंध बनाएगा, सेंट्रल मेटल एटम को ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा और उपसह संयोजक बंध बनाएगा। मतलब ये कितने उपसह संयोजक बंध बना सकता है बेटा? दो उपसह संयोजक बंध बना सकता है। कितने? दो उपसह संयोजक बंध बना सकता है। इसका मतलब चूंकि ये एक साथ दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकता है केंद्रीय धातु परमाणु को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्विदंतीय लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विदंतीय लिगैंड। और सुनो बेटा, दूसरा COO माइनस, जिसे हमने C2O4 माइनस लिखा था, इसका नाम है, इसे डिनोट करते हैं OX से, जैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में EN से डिनोट करते हैं इसको OX से, और इसका नाम है ऑक्सिलेट आयन। क्या नाम है बेटा इसका? ऑक्सिलेट आयन। एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा? दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा। एक तो ऊपर वाला ऑक्सीजन और एक नीचे वाला ऑक्सीजन। एक तो ये वाला अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और एक ऊपर से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो एक साथ कितने उपसह संयोजक बंध बनाएगा? दो। इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है। इसलिए बेटा ये द्विदंतीय लिगैंड होगा, द्विदंतीय लिगैंड। दूसरी बात, यहां पर जो EN है कैसा लिगैंड है? उदासीन लिगैंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जो हमारा ऑक्सिलेट आयन, इस पर कैसा है? ऋणावेशित लिगैंड है, इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है। तो विद चार्ज और विद डेंसिटी आपको पता हो, चार्ज कितना है और इसकी दंतुकता कितनी है, दोनों बात आपको पता हो बेटा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। पॉलीदंतीय लिगैंड। पॉलीदंतीय लिगैंड किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना बेटा। पॉलीदंतीय लिगैंड उसे कहते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक साथ तीन या तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा। इसका मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक साथ तीन या तीन से अधिक उपसह संयोजक बंध बनाएगा, बस उसी नंबर को हम उसको क्या बोलते हैं? दंतुकता कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी दंतुकता कहते हैं। और यही क्या कहलाएगा? बहुदंतीय लिगैंड या फिर पॉलीडेंटेट लिगैंड कहलाएगा। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को तीन या तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा, तो ऐसे लिगैंड को बहुदंतीय लिगैंड या फिर पॉलीडेंटेट लिगैंड कहेंगे। चेक करो बेटा एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल। ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक
ही समय में, एक ही समय में तीन अथवा अधिक उपसय संयोजक आबंध बनाते हैं, बहुदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। यही समझाया मैंने आपको। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं त्रिदंतीय लिगैंड की। त्रिदंतीय लिगैंड जो खास है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, हम उन्हीं की बात करें। त्रिदंतीय लिगैंड, और इसमें त्रिदंतीय लिगैंड में एग्जाम्पल फर्स्ट है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर एथिलीन आपको दो दिखेगी, मैं रफ कर दूंगा, एक और एक दो, इसलिए इसका नाम है बेटा डाई एथिलीन। भाई एथिलीन से मिलकर ही तो बना ये डाई एथिलीन। और NH2 कितने दिखेंगे आपको इसमें बेटा? 3, इसलिए मैं इसको बोलूंगा ट्राइएमीन। तो इसका नाम है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। शॉर्ट फॉर्म में जैसे हमने एथिलीन डाइएमीन को EN लिखा था, तो डाई एथिलीन डाइएमीन को हम डाईईन लिखेंगे, डाईईन। डाई एथिलीन ट्राइएमीन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा? डाईईन लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, इसके पास कितनी डोनर साइट है, कितनी डोनर साइट है, तो आपको समझ में आ जाएगा जब देखोगे कि यहां पर मेरे पास ये वाला नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है केंद्रीय धातु परमाणु को, ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है। तो ये एक साथ एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? त्रिदंतीय लिगैंड कहेंगे। और चूंकि ये 3 डोनेट करा है तो बहुदंतीय लिगैंड भी आप बोल सकते हो। मतलब बहुदंतीय का मतलब क्या है? जो 3 या 3 से अधिक एक साथ इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा, उसी को तो हम बहुदंतीय लिगैंड कह रहे हैं, राइट। तो आपको दिख रहा होगा। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो CO- सिंगल बॉन्ड CH2 CH NH2 COO-। अब यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म मेरा ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड से मिलकर बना है, तो एस्पार्टिरेट आयन। क्या हमारा ये? एस्पार्टिरेट आयन। तो ये एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है। क्लियर है? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास षटदंतीय लिगैंड। षटदंतीय लिगैंड, षटदंतीय लिगैंड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, षटदंतीय लिगैंड। और इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे, एथिलीन था हमारे पास CH2 डाइएमीन NH2 और दोनों एच हटेंगे, यहां से भी एक एच हटेगा और एसिटेट ग्रुप लगेगा। एसिटेट हमारे पास होगा, वैसे तो एसिटेट होता है बेटा CH3 COO-, इसको बोलते हैं एसिटेट आयन। बट यहां से बेटा हमारे पास क्या होगा, यहां से एक एच हटेगा और इसके साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, इसलिए यहां से CH2 बचेगा, तो CH2CO-, दूसरा एच हटेगा और एसिटेट लगेगा तो CH2COO-। यहां से भी दोनों एच हटेंगे और एसिटेट लगेंगे CH2CO-, और यहां से भी एच हटेगा और एसिटेट लगेगा CH2COO-। यहां पर अब आप देखो, इसका नाम देखो पहले, एथिलीन। यहां से ध्यान से देखना बेटा, एथिलीन, नाइट्रोजन आ रहा है तो डाइएमीन, यहां पर एमीन था, ये NH2 ग्रुप था, हाँ डाइएमीन, और ये एसिटेटर कितना है बेटा? 4, इसलिए 4 को बोलते हैं टेट्रा एसिटेट। टेट्रा एसिटेट, तो इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट। शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा EDTA। क्या मिलेगा बेटा? EDTA। E मतलब एथिलीन, D मतलब डाइएमीन, T मतलब टेट्रा, A मतलब एसिटेट, तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट। अब अगर यहां पर डोनर साइड देखो कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकता है, एक ही नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक ही डोनेट करेगा, 2 और 4 यहां से ऑक्सीजन, 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो ये एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? षटदंतीय लिगैंड, मतलब हेक्साडेंटेट लिगैंड, क्योंकि एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु को 6 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगैंड। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा EDTA, नाम पता होना चाहिए, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट। अच्छा, दूसरी बात यहां पर अगर चार्ज देखो तो कितना नेगेटिव चार्ज है? 1, 2, 3,
4। तो इस पर 4 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आपको बताना चाहिए ईडीटीए पर 4 नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये एक ऋणात्मक लिगैंड होता है। कैसा बेटा? एक ऋणात्मक लिगैंड होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी बहुदंतीय लिगैंड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। डी हमारा क्या है बेटा? उभयदंतुक या एम्बिडेंटेड लिगैंड। बेटा ध्यान से देखना, उभयदंतुक या लिगैंड या एम्बिडेंटेड लिगैंड, इंग्लिश में भी हम इसको एम्बिडेंटेड लिगैंड ही कहते हैं। हमने भी पढ़ा था एक दंतीय लिगैंड। एक दंतीय लिगैंड कौन था बेटा? हाँ, ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को उपसय संयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, ऐसे लिगैंड को हम एक दंतीय लिगैंड कहते हैं। उभयदंतुक लिगैंड क्या है? ऐसा एक दंतीय लिगैंड, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा एक दंतीय लिगैंड। अब अगर ये वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा। ऐसा एक दंतीय लिगैंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो, दो दाता परमाणु, दो डोनर एटम हो, यानी कि दो परमाणु ऐसे जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं, लेकिन त्यागेगा एक ही, त्यागेगा एक ही, त्यागेगा एक ही। जैसे सुनो बेटा अच्छे से, Cn माइनस। अब Cn माइनस में C पे माइनस होता है तो C भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और N भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और आपने पढ़ा भी होगा ऑर्गेनिक के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन C डोनेट करता है तो उसे हम बोलते हैं साइनाइड, और जब इलेक्ट्रॉन N डोनेट करता है तो ये Nc हो जाता है, तब ये कहलाता है आइसोसाइनाइड। इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन C भी डोनेट कर सकता है और केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन N भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसे एक दंतीय लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को, जो जिनके पास दो दाता परमाणु हो, लेकिन दोनों में से केंद्रीय धातु परमाणु को कोई एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागे, या तो C त्याग रहा है या फिर N त्याग रहा है, दोनों एक साथ नहीं त्याग सकते, या तो C डोनेट करेगा या फिर N डोनेट करेगा, दोनों में से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा। फिर से सुनो, ऐसा एक दंतीय लिगैंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो, लेकिन दोनों में से कोई एक ही केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता हो, तो ऐसे लिगैंड को हम उभयदंतुक लिगैंड या फिर एम्बिडेंटेड लिगैंड कहते हैं। डेफिनेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी, एग्जाम में आती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो Cn हमारा कैसा लिगैंड होता है बेटा? एक एम्बिडेंटेड लिगैंड होता है, उभयदंतुक लिगैंड होता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। ऐसा एक दंतीय लिगैंड जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तथा इनमें से कोई एक ही केंद्रीय धातु परमाणु को उपसय संयोजन के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट है Cn माइनस। तो Cn माइनस में C भी दाता परमाणु है, दाता परमाणु, तथा N भी दाता परमाणु है, N भी दाता परमाणु, मतलब इलेक्ट्रॉन C भी डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन N भी डोनेट कर सकता है। तो Cn माइनस कैसा लिगैंड होगा हमारा? हाँ, एम्बिडेंटेड लिगैंड होगा, यानी कि उभयदंतुक लिगैंड होगा। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा NO2 माइनस। अब NO2 माइनस में N भी दाता परमाणु है, N भी दाता परमाणु है, और हमारा O भी दाता परमाणु है। O भी क्या है बेटा? दाता परमाणु। अब चूंकि दो डोनर साइड है लेकिन दोनों में से त्यागेगा कोई एक ही, तो NO2 माइनस भी हमारा कैसा लिगैंड होगा बेटा? उभयदंतुक लिगैंड होगा। तीसरा ले सकते हो आप SCN माइनस। तो SCN माइनस में S भी दाता परमाणु है, दाता परमाणु है, और हमारा N भी दाता परमाणु, N भी दाता परमाणु। तो ये बात आपको पता हो कि हमारे पास ये जो Cn माइनस है, NO2 माइनस है और SCN माइनस है, ये तीनों के तीनों हमारे पास कैसे लिगैंड है बेटा? उभयदंतुक लिगैंड। एक दंतीय तो है ही, लेकिन ये उभयदंतुक लिगैंड है क्योंकि इनके पास दो डोनर एटम है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागेगा, तो ऐसे लिगैंड को हम उभयदंतुक लिगैंड कहते हैं।
ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किलेटिंग लिगेंड यानी कि किलेट लिगेंड या फिर किलेट, किलेट लिगेंड या फिर किलेट के बारे में ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन इसकी भी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये क्या होता है इसको ध्यान से सुनना, ऐसे द्विदंतीय या पॉलीदंतीय लिगेंड, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे द्विदंतीय या पॉलीदंतीय लिगेंड जो एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हो, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हो, और इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग के एक चक्रीय या फिर वलय बनाते हैं। फिर से सुनो, ऐसे द्विदंतीय या पॉलीदंतीय लिगेंड जो एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु को दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वलय, चक्रीय संरचना या फिर वलय बनाते हो, और ऐसे बेटा लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड, और ऐसे यौगिक को हम कहेंगे किलेट। समझ में आई बात? मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। CuEn का होल ट्वाइस डाइपॉजिटिव, CuEn का होल ट्वाइस डाइपॉजिटिव, En नाम याद आ गया होगा, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइमीन एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है। चेक करो, यहां पर मेरे पास एथिलीन डाइमीन है, यहां पर तो मैं यहां NH2 दिखा रहा हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, एक एथिल En ये रहा, एक En मैं यहां से दिखा रहा हूं बेटा, NH2 CH2 CH2 NH2। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां पर लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर। ये जब इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा तो इसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाएगा, ये जब इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा तो इसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाएगा, ये जब इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा तो इसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाएगा, ये जब इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा इसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाएगा, और बेटा कॉस्टक के ऊपर तो डाई पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब आप देखो क्या ये एक रिंग बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है? चेक करो, वलय बन रही है, नहीं बन रही? अरे भाई देखना यार, वलय बन रही है, नहीं बन रही है? जैसे यहां पर एक वलय बन रही थी पाइरिडीन के अंदर, जैसे बेंजीन की एक वलय होती है, सेम ऐसे ही आपको एक वलय दिख रही है। मैं अगर एटम को हाइड कर दूं तो आपको वलय दिख जाएगी, दिख रही है ना? जल्दी बता, यहां भी एक वलय दिख रही है, ये भी। इसका मतलब ऐसे द्विदंतीय पॉलीदंतीय लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर एक वलय या फिर चक्रीय संरचना बना लेते हैं, ऐसे यौगिक को, ऐसे लिगेंड को हम किलेट लिगेंड, और ऐसे यौगिक को हम किलेट कहते हैं। तो ये मेरे पास जो कंपाउंड है उपसह संयोजक यौगिक, ये किलेट कहलाएगा, और मेरे पास ये जो En है ये क्या कहलाएगा बेटा? हाँ, किलेट लिगेंड कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चेक करते हैं, ऐसे द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक धातु परमाणु एक ही समय में किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो या दो से अधिक उपसह संयोजक आबंध बनाकर वलय का निर्माण करते हैं, उपसह संयोजक आबंध बनाकर वलय का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? किलेट लिगेंड कहलाते हैं। इस प्रकार बना हुआ उपसह संयोजक यौगिक किलेट कहलाता है। इस प्रकार के उपसह संयोजक यौगिक को हम क्या बोलते हैं? किलेट यौगिक कहते हैं। तथा इस किलेट के निर्माण की प्रक्रिया किलेटीकरण अथवा किलेटिंग प्रभाव कहलाती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि किलेट यौगिक क्या होगा? जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं, उन्हीं को हम किलेट बोलते हैं। एक और बात आपको पता होनी चाहिए, अब चूंकि यहां पर यहीं पर ही बात कर लेते हैं बेटा, मैं यहां पर बात कर लेता हूं। अगर मैं यहां पर CuNH3 का होल 4 डाइपॉजिटिव ये वाला कंपाउंड लूं और यहां पर मैं बात करूं तो यहां NH3 उपसह संयोजक यौगिक बनाएगा। ये तो एक दंतीय लिगेंड है, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा। तो क्या यहां पर चक्रीय संरचना बन पा रही है? मुझे बताइए बेटा। नहीं बन पा रही ना? बताओ, क्या यहां पर चक्रीय संरचना, क्या इस NH3 से इस NH3 पा सकते हो आप? नहीं आ सकते हो। यहां आ सकते हो, इस NH2 से इस NH2 पे ऐसे जाके देखो,
आ सकते हो ना, बहुत अच्छा। तो यहाँ चक्रीय संरचना नहीं है, यहाँ चक्रीय संरचना है। चक्रीय संरचना है तो किलेट है, चक्रीय संरचना नहीं है तो किलेटन, किलेशन नहीं है, चक्रीय संरचना नहीं है तो किलेट नहीं है। अच्छा, अब अगर मुझसे पूछे कि ये वाला कंपाउंड मेरा ज्यादा स्थायी होगा या फिर ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्थायी होगा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा कि जिसके अंदर किलेट होगा, जिसके अंदर चक्रीय संरचना पाई जाएगी, वो ज्यादा स्थायी होगा। देखो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु को इधर से भी पकड़ लेगा, इधर से मजबूती के साथ ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे दबोच लेगा। और यहाँ पर तो फिर ये नॉर्मली पकड़ रहा है ऐसे, बस यहाँ पर ऐसे दबोच रहा है और यहाँ पर ऐसे पकड़ रहा है। तो यहाँ पर तो हमारे पास बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी, लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। इसलिए बेटा किलेट कंपाउंड ज्यादा स्थायी होते हैं बिना किलेट कंपाउंड से। और एक और बात, जितनी ज्यादा ये चक्रीय संरचना बनेगी, जितनी ज्यादा किलेशन होगा, जितने ज्यादा चक्रीय यौगिक बनेंगे, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है जो मैंने अभी बात बताई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलेट के गुण में मैंने ये पॉइंट मेंशन कर दिया है कि किलेट उपसह संयोजक का स्थायित्व सामान्य उपसह संयोजक यौगिकों की अपेक्षाकृत अधिक होता है। ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं बेटा, किलेट उपसह संयोजक यौगिक, इनका स्थायित्व ज्यादा होता है सामान्य उपसह संयोजक यौगिकों की अपेक्षा। वलय की संख्या बढ़ने के साथ किलेट का स्थायित्व भी बढ़ता है। मतलब मेरे पास स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपाउंड मेरा ज्यादा स्टेबल होगा, किससे ज्यादा स्टेबल होगा भाई, बिना किलेशन कंपाउंड वाले से, इससे ज्यादा स्टेबल। क्लियर है बात। अब बात करते हैं किलेट के उपयोग के बारे में, कहां कहां इसका यूज करते हैं। तो आप इसका यूज करते हो बेटा, किलेट का प्रयोग कुछ धातु आयन जैसे Na डाइपॉजिटिव, जैसे Cu डाइपॉजिटिव, जैसे Mg डाइपॉजिटिव आदि की पहचान व आंकलन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग, किलेट का उपयोग कठोर जल को मृदु जल यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बनाने में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट, किलेट का उपयोग लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड के पृथक्करण में किया जाता है। इनको सेपरेट करने में भी हमारे पास किलेट का उपयोग करते हैं, राइट। ये इसके यूज है। आगे बढ़ते हैं। उपसह संयोजन संख्या या उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सिंपल सा वर्ड है कि मेरे पास लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंधों के द्वारा जुड़ता है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं कि लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंधों के द्वारा जुड़ता है, उपसह संयोजक बंधों की वह संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि कोई भी लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ेगा, उपसह संयोजक बंधों की वही संख्या क्या कहलाएगी, उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लूं, आपको डेफिनेशन भी देख लेंगे। मेरे पास अभी यहां पर था CuEn का होल ट्वाइस डाइपॉजिटिव, और इसमें मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेरे पास यहां पर NH2 था जिसने उपसह संयोजक बंध बनाया, चेक करना बेटा। और यहां पर एक NH2 था जिसने उपसह संयोजक बंध बनाया, यहां पर मेरे पास NH2 था जिसने उपसह संयोजक बंध बनाया, और यहां पर भी मेरे पास NH2 था जिसने उपसह संयोजक बंध बनाया। आप मुझे बताओ, अगर मुझसे कोई पूछने लगे ये कंपाउंड देकर और आपसे पूछे कि बताओ कॉपर की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तो भाई लिगैंड यहाँ पर कौन है, En। तो लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, उपसह संयोजक बंधों की वही संख्या उसकी क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। मुझे बताओ कितने उपसह संयोजक बंध बना रहा है, 1 2 3 4, यानी कि एक En 2 उपसह संयोजक बंध बनाता है, एक En 2 उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो 2 En कितने बनाएंगे, 4 उपसह संयोजक बंध। तो उपसह संयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर कॉपर की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 4 है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि CuNH3 का 4 डाइपॉजिटिव में बताओ उपसह संयोजक संख्या कितनी है। सिंपल, एक NH3 एक उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो 4 NH3 कितने उपसह संयोजक बंध बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉपर की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 4 है। बेटा एग्जाम में पूछा जाता है ऑक्सीकरण अवस्था और उपसह संयोजन संख्या दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। खैर ऑक्सीकरण संख्या आगे पढ़ेंगे हम। ध्यान से देखो बेटा, किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन लिगैंड के साथ जितने उपसह संयोजक आबंध बनाता है,
वह उस धातु या आयन की उपसय संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। उपसय संयोजक संख्या जिसे शॉर्ट फॉर्म में CN बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर वो बराबर होगा लिगैंड की दंतुकता के, भाई लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है एक साथ, उसकी दंतुकता क्या है, और गुना लिगैंड की संख्या, वो लिगैंड कितने हैं, वो लिगैंड कितने। तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं बेटा, समझ में आ जाएगी बात आपको। यहां पर हम बात करें यौगिक की, यहां पर यौगिक की, यहां पर हम बात करेंगे बेटा सेंट्रल मेटल एटम की, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं केंद्रीय धातु परमाणु मतलब सेंट्रल मेटल एटम। यहां पर हम बात करेंगे लिगैंड की कि लिगैंड कौन है, और यहां पर हम बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की, उपसय संयोजन संख्या की। कंपाउंड्स में मैंने लिया यहां पर, कंपाउंड्स में लिया बेटा K4FeCN6। यहां पर मुझे बताओ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe है बिल्कुल। लिगैंड कौन है यहाँ पर, Cn। के लिगैंड नहीं है भाई हमारा, Cn लिगैंड है, तो Cn माइनस। कैसा लिगैंड होता है, एक दंती, एक बाहर में एक ही तो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा, मतलब एक दंती लिगैंड है, इसकी दंतुकता है 1। और ऐसे कितने लिगैंड है, मतलब Cn है कितने बेटा 6, तो 6 से गुना करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर Fe की उपसय संयोजन संख्या कितनी है बेटा, 6 है। राइट बेटा, कितनी है, 6 है। अच्छा, मेरे पास है यहां पर, मेरे पास है यहां पर बेटा CO NH3 का होल, NH3 रहने दो, CO En का होल ट्वाइस Cl, और मुझे यहां पे बतानी है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है बेटा, मेरा CO है, CO है। लिगैंड कौन कौन है, लिगैंड मेरा En है और मेरा Cl है, लिगैंड En है और Cl है। En की दंतुकता बताओ कितनी होती है, En की दंतुकता बताओ भाई कितनी होती है। आप कहोगे En की दंतुकता होती है 2, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो अगर एक साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागे मतलब 2 उपसय संयोजक बंध बनाएगा, तो फिर 2 कितने बनाएंगे, नंबर ऑफ लिगैंड कितने, 2, तो 2 से गुना करूंगा, प्लस प्लस फिर Cl है लिगैंड, Cl की दंतुकता कितनी होती है, 1, एक साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है, तो ऐसे Cl है कितने, 2, 2 कितने त्यागेंगे, 2 से गुना करूंगा, तो 2 दूनी 4 और प्लस 2, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी बेटा, 6। भाई En एक साथ 2 उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, तो 2 4 बनाएंगे, तो 4 तो En के द्वारा उपसय संयोजक बंध बनेंगे, 1 Cl और 2 Cl के द्वारा 2 उपसय संयोजक बंध बनेंगे, तो टोटल 6 उपसय संयोजक होंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं, Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl। अगर मैं यहाँ पर Pt की उपसय संयोजन संख्या की बात करूं तो केंद्रीय धातु परमाणु तो मेरा Pt हो गया, NH3 यहाँ पर लिगैंड है और Cl भी हमारा लिगैंड, दोनों एक दंती लिगैंड, तो 2 ही NH3 है और 2 ही Cl है, तो 2 NH3 बनाएंगे उपसय संयोजक बंध और 2 Cl बनाएंगे, तो टोटल कितने उपसय संयोजक बंध बनेंगे यहाँ पर 4, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 होगी। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसय संयोजन या उपसय संयोजक संख्या भी निकाल सकते हैं। राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था एग्जाम में आती है, 100% आती है, आपको 100% ये देखने को मिलेगी, क्योंकि और ये ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास IUPAC के अंदर भी निकालनी पड़ती है, मतलब जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे, तो वहां पर भी मुझे बताना होता है मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था, इसलिए भी बहुत जरूरी है ऑक्सीकरण अवस्था सीखना कि किसी भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है बात बेटा। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, सिंपल सी बात है, केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है या धातु के ऊपर जो आवेश उपस्थित होता है, जो आवेश का नंबर होता है, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। मान लिया किसी मेटल के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी, ट्राई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी। तो आप देख लीजिए, आवेश का वह गणितीय मान जो संकुल मतलब जटिल यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक संकुल आयन के केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित होता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर आवेश उपस्थित होता है वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। कैसे निकालोगे ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान सुनो, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, जो भी मेटल है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, अब उसकी तो निकालनी है, तो उसे हम x मान लेंगे, उसे हम क्या मान लेंगे, x। तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगैंड की संख्या, लिगैंड कितने हैं उनका नंबर, 2 है तो 2 से 2, 4 है तो 4, गुना करूंगा लिगैंड पर आवेश, लिगैंड पर
आवेश कितना है, जैसे कि हम जान चुके हैं धनावेशित लिगैंड के बारे में भी, ऋणावेशित लिगैंड के बारे में भी और उदासीन लिगैंड के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो लिगैंड पर आवेश कितना है वो बराबर रखेंगे उस उपसहसंयोजक यौगिक पर कुल आवेश, उस उपसहसंयोजक यौगिक पर आवेश कितना है उसको बराबर रखेंगे। उसको कहां रखेंगे बेटा, हम बराबर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब इसको निकालना सीखते हैं बेटा। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल में मैं 3 एक एग्जाम्पल लूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मेरे पास है K4FeCN6, K4FeCN6। अब चूंकि यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो मेरा है बेटा Fe, तो मुझे Fe की यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। ध्यान से सुनो, अब कैसे निकालेंगे। पहले मैं यहां पर जो K है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रखूंगा। K के ऊपर होता है +1 चार्ज, कितना +1 चार्ज। देखो अगर आपसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालना नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो, तो फिर आप लेक्चर देख लेना बेटा ऑक्सीकरण अवस्था का, सर्च कर लेना ऑक्सीकरण अवस्था बाय विजन इंस्टीट्यूट या ऑक्सीकरण अवस्था बाय शांसर, सर्च कर लेना, वहां पर डिटेल में ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सिखा रखा है, तो आपको परफेक्ट आ जाएगी। लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, चाहे यहां से सीखो चाहे वहां से सीखो, वहां परफेक्ट सिखा रखा है बेटा, राइट। हर एक बात को जीरो से बता रखा है। तो K की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। कितने K हैं बेटा, 4, तो 4 से गुना करूंगा जैसा कि नंबर मैंने बताया। अच्छा, फिर प्लस करूंगा, एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद फिर प्लस करेंगे दूसरे तत्व की ऑक्सीकरण संख्या। अब कौन है बेटा पास Fe, तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था इसी के तो निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको हम x मान लेंगे, उसको हम x मान लेंगे, क्योंकि मुझे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो Fe को मैंने x मान लिया। प्लस करूंगा आगे की ओर। अब Cn आ गया, Cn लिगैंड है, लिगैंड की संख्या कितनी है भाई 6 से गुना करो, गुना लिगैंड पर आवेश। Cn पे कितना आवेश होता है आप जानते हो, Cn माइनस होता है, तो Cn पे एक आवेश होता है -1, तो मैं -1 से इसकी गुना कर दूंगा, -1 से इसकी गुना कर दूंगा, तो गुना -1 गुना माइनस बराबर इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर इस संकुल यौगिक पर उपस्थित आवेश। क्या आपको कोई चार्ज दिख रहा है, कोई प्लस दिख रहा है, कोई माइनस दिख रहा है? आपको अगर नहीं दिख रहा तो हम लिखेंगे 0 आवेश। अब ध्यान से देखो, 4 की गुना +1 में करोगे तो +4 प्लस x, 6 की गुना -1 में करोगे तो 6 कम 6 माइनस के और बराबर 0। +4 है माइनस के 6 है बेटा, तो फाइनली मेरे पास बचेगा -2 बराबर 0, और -2 उधर जाके कैसा हो जाएगा +2। तो यहां पर मेरे पास Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बेटा +2 है। क्या है +2 है। दूसरे एग्जाम्पल देखो बेटा, दूसरे एग्जाम्पल देखो, मेरे पास PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, मुझे यहां पर PT की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसको हम क्या मान लेंगे, अभी बताया आपको, उसको मान लो x प्लस NH3, कितने NH3 है 2, NH3 पर चार्ज कितना होता है? आप कहोगे सर ये तो उदासीन लिगैंड है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो आवेश है 0, 0 से गुना कर देंगे। फिर प्लस Cl, Cl कितने हैं 2, Cl पर कितना आवेश होता है? आप कहोगे -1 होता है, तो गुना करूंगा -1 से, और बराबर इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है 0, तो 0 से, राइट। अब x 2 की गुना 0 में करोगे तो 0 आएगा, 2 की गुना -1 में करोगे तो -2 आएगा बराबर 0। अब 0 प्लस करोगे x में 0 प्लस तो x ही रहेगा, -2 उधर जाके कैसा हो जाएगा +2, तो यहां पर भी PT कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में +2 में, किसमें बेटा +2 में, राइट। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 3, और 3 में हम ले रहे हैं बेटा यहां पर कोबाल्ट Cl2 यहां पर, और ले लीजिए NH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर हम बात कर लेते हैं बेटा Br2 NO2 बस, ठीक है। NO2, क्योंकि मुझे चार्ज को बैलेंस करना है बेटा, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यहां पर -2 -3 -4 -4
तो यहां पर ले लेते हैं बेटा के। अब ठीक है, अब मुझे यहां पर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है CO की, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी मैंने आपको बताया उसको X मान लेंगे, लेकिन उससे पहले K लिखा हुआ है तो K की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है +1, फिर CO को मैं क्या मान लूंगा X, राइट। Cl पे कितना चार्ज होता है बेटा -1 चार्ज होता है। कितने Cl है, नंबर ऑफ Cl अगर लिगैंड देखोगे तो 2, तो 2 गुना -1, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। प्लस हमारे पास NH3 कितने बेटा 2, और NH3 पे चार्ज कितना होता है 0 होता है, प्लस Br पे कितना चार्ज होता है बेटा -1 होता है, NO2 पे भी चार्ज कितना होता है -1 होता है, और पूरे इस ब्रैकेट पर चार्ज कितना है 0 है, पूरे ब्रैकेट पे चार्ज 0 है। तो अब आप काउंट कर सकते हो +1 प्लस x, 2 की गुना -1 में करोगे तो -2, 2 की गुना 0 में करोगे तो 0, -1 बराबर 0। इस +1 से -1 खत्म, -2 और -1 -3 = 0, और -3 उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा +3। तो यहां पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। इस तरीके से आप किसी भी मेटल की क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और उपसहसंयोजक संख्या अलग अलग होती है। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा और कहेगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और उपसहसंयोजन संख्या बताइए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, जैसे यहां पर आप ले सकते हो K4Fe3N6। अब अगर आपसे कहे कि यहां पर बेटा Fe की ऑक्सीकरण अवस्था और Fe की उपसहसंयोजन संख्या बताइए, तो पहले मैं ऑक्सीकरण अवस्था निकालता हूं। ऑक्सीकरण अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्था भी हमने निकाली है ना। K पे +1 होता है, कितने के हैं बेटा 4, 4 से गुना करूंगा, प्लस Fe को X मान लूंगा। Cn पे -1 चार्ज होता है, कितने Cn है बेटा 6, और बराबर 0, पूरे ब्रैकेट पे चार्ज 0 है चूंकि, तो 4 की गुना +1 में करोगे तो +4 प्लस X, 6 की गुना -1 में करोगे -6, तो +4 और -6 -2 बराबर 0, -2 उधर जाके कैसा हो जाएगा +2। तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2। दूसरे हेडिंग डालेंगे हम उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या क्या बेटा, उपसहसंयोजक संख्या। याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है, समन्वय संख्या। अगर मैं उपसहसंयोजक संख्या की बात करूं तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, लिगैंड की दंतुकता। अब लिगैंड कौन है Cn, Cn की दंतुकता कितनी होती है 1, और नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं बेटा हमारे पास 6, गुना लिगैंड की संख्या। लिगैंड की संख्या 6 और लिगैंड की दंतुकता कितनी है 1, तो इसलिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 है, और इसके हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था क्या है 2 है। तो याद रखना बेटा धातु की ऑक्सीकरण संख्या और उपसहसंयोजन संख्या अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। और एग्जाम में ऐसे पूछा भी जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा और आपसे कहेगा बताओ इसकी उपसहसंयोजक संख्या और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। मैंने आपसे कहा अगर आपसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आती है तो फिर आपको यहीं पे चीजें समझ में आ जाएगी। जब हम IUPAC करेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आप पे नहीं आती तो भाई सीखना कंपलसरी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां से सीखोगे मैंने आपको बताया, आप सर्च कर लेना बेटा विजन इंस्टीट्यूट बाय ऑक्सीकरण अवस्था, विजन इंस्टीट्यूट बाय विजन इंस्टीट्यूट डाल के, ऑक्सीकरण अवस्था बाय विजन इंस्टीट्यूट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था बाय शान सर डाल के सर्च कर लेना, आ जाएगा और वो लेक्चर आप आराम से देख लेना, राइट। अब बात करते हैं हम हमारे पास समरूप या फिर असमरूप संकुल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं समरूप या फिर होमोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक संकुल, समरूप किसे बोलते हैं, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड उपस्थित होते हैं उसको समरूप या फिर होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको, जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ में आ जाएगा, जैसे CuNH3 का होल 4 डाइपॉजिटिव। आप मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही प्रकार के लिगैंड है, चारों के चारों NH3 लिगैंड है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, समरूप या फिर होमोलैप्टिक संकुल। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा FeCN6 4 नेगेटिव, तो यहां पर भी 6 के 6 लिगैंड Cn है एक ही प्रकार के, तो ऐसा हमारे पास संकुल क्या कहलाएगा, समरूप या फिर होमोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक संकुल।
अब आगे बढ़ते हैं असमरूप या फिर हेट्रोलेप्टिक संकुल। और इसमें आप देख सकते हो, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन केवल एक ही प्रकार के लिगैंड से जुड़े होते हैं, जुड़े रहते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक संकुल। हम क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक संकुल। अब हम बात करें असमरूप या फिर हेट्रोलेप्टिक संकुल, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होगा? हाँ, जिसमें हमारे पास जो लिगैंड होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि एक से ज्यादा प्रकार के लिगैंड जुड़े होंगे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, उसे हम बोलते हैं क्या? असमरूप या फिर हेट्रोलेप्टिक संकुल। चेक कर सकते हो, वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से एक से अधिक प्रकार के, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से एक से अधिक प्रकार के लिगैंड जुड़े रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बेटा पीटी NH3 का होल टू ICl2। क्या आपको दिख गया यहाँ पर? इसके अंदर जो लिगैंड है वो दो प्रकार के, एक NH3 और एक Cl। तो एक सादा प्रकार के जो लिगैंड वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? असमरूप या फिर हेट्रोलेप्टिक संकुल। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें, कोबाल्ट NH3 का, NH3 रहने दो, यहां पर En का होल टू ICl2। इसमें अगर आप देखोगे, ये पहला एग्जांपल के लेना, ये दूसरा, तो यहां पर एक से ज्यादा प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम हेट्रोलेप्टिक संकुल कह सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। उपसह संयोजक बहुफलक, जिसे हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, उपसह संयोजक की जो ज्यामिति होती है, जो आकृति होती है, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक बहुफलक कहते हैं। ये डिपेंड करता है लिगैंड की संख्या पर। अगर लिगैंड की संख्या 4 है तो हो सकता है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो या फिर वर्ग समतलीय हो, और अगर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उपसह संयोजन संख्या 6 है, तो फिर बेटा उसकी संरचना अष्टफलकीय हो सकती है। राइट? तो जैसे कि आप देख सकते हो, ध्यान सुनना, किसी उपसह संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगैंडों की त्रिविमीय व्यवस्था के कारण इसकी आकृति, जिसे हम ज्यामिति बोलते हैं, निर्धारित होती है। इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक बहुफलक या फिर बहुभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास केंद्रीय धातु आयन से 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं बोल सकता हूं कि उसकी स्ट्रक्चर या इसकी ज्योमेट्री या तो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी। कैसी? टेट्राहेड्रल बेटा, टेट्राहेड्रल। हिंदी बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। या फिर बेटा ये पॉलीहेड्रॉन ही है, या फिर हमारे पास हो सकती है इसकी वर्ग समतलीय। क्या हो सकती है? वर्ग समतलीय। ये हमारे पास ये क्या होगी बेटा? स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतलीय, राइट। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुई तो फिर हमारे पास इसकी ज्योमेट्री हो सकती है बेटा अष्टफलकीय। फिर क्या हो सकती है? अष्टफलकीय। ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में कहते हैं बेटा अष्टफलकीय। इन्हीं को हम पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो चतुष्फलकीय या फिर वर्ग समतलीय हो सकती है, और अगर बेटा उसकी 6 है तो फिर ऑक्टाहेड्रल, मतलब अष्टफलकीय उसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। उसकी ज्योमेट्री ही क्या कहलाती है? उपसह संयोजक बहुफलक या फिर बहुभुज कहते हैं। तो आई होप कि ये जितनी भी टर्म्स हमने आज डिस्कस करी है आपको क्लियर हो गई होगी और इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।